आज भी मेरे पेट पे वो ही काला निशान था। लगातार 20 दिन से रोज़ मेरे पेट पे एक काला निशान नज़र आ रहा था। काली स्याही का निशान से मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पेट पे लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। जब पहली बार मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज़ मेरे पेट पर मुझे नज़र आ रहा था। अब तो मुझे कुछ शक सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर? मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे। एक मेरे ससुर और एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र की थी। बात कुछ यूँ ही कि मेरी शादी के बाद मेरे पति को वापस दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही मृत्यु हो चुका था और मेरे पति दीपक अपने माता पिता के इकलौते थे, लेकिन जॉब दूसरे शहर में करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी मैं बाहर ही बुलवा लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसीलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले तो मेरे ससुर का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी आते जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती। मेरे ससुर अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते, फिर बार बार हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज़ ना देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। दीपक से भी मेरी हर 2 दिन की बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़ा का ज़रूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने को कहती, वो नहीं करती। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठ के चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं बार बार झाड़ू लगवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगती और कहती कि वो बहमी है। तो कहने लगी नहीं नहीं दीदी, मुझे तो ठरकी लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो दीदी, हमने सारी ज़िंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को भुला दिया, लेकिन अब वो मेरे साथ हो रहा था, कुछ अजीबो-गरीबो सा था। आखिर कौन था जो काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रही। मेरे काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात 2 बजे तक मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझे नींद लग गया। पूरा दिन घरों के कामों में लगा के मैं पूरी रात जाग ना पाती। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज़ पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पे नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पे पूछकर इजाज़त मिलने के बाद अंदर जाते हैं? पहली बार इन्होंने मुझे इस लहजे में कहा।
मेरे तो रंग फीका हो गया। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट में लगा स्याही निशान दिमाग में घूमा। तो क्या वो निशान मेरे ससुर लगाते हैं? कहाँ से है? और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तन को हाथ ना लगाना, मैं खुद धो दूँगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राज़ी करके किचन से बाहर निकाली। तभी लाउंज में मेरे ससुर मेरे पति पर फ़ोन में बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि दीपक से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं दीपक से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ़ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को न जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नज़र ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगे। यह सुनकर मैंने इस बात में सिर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनको मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूँ, तो वो फिर से काली स्याही में उंगली डुबोए एक और सफ़ेद कागज़ पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिए और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा मैं सफाई कर दूं? तो वो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रही हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका बात इस कदर धीमी था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा सख्त आवाज़ से बात करते। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं एक कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा सा गए। फौरन वो अपने कमरे से वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना भी भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान हो रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, नीलम ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज़ मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ गलत भी करता है। हमारे गांव में एक ससुर ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नज़र पड़ती तो वो आपको भी देख रहे होते हैं।
मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसीलिए तो वे बेवजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात को जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे नामुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो। मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात का मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को दीपक से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करें, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे दीपक ने बताई है सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने की सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर ही नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा दीपक, मुझे यहाँ नहीं रहना है, या तो आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन दीपक अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छी खासी पैसा मिलने लगेगा। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर पर चिढ़ होने लगी थी। ना जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम नौकरानी के बजाय वह मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो वो हंगामा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और परवाह नहीं है। मुझे खाना देके समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं दीपक से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनके रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। एक काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी। उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनके कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। गांव में भी उनके सख्त आवाज़ के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आप मेरी शिकायत लगानी है शौक़ से लगा दें, लेकिन मैं आपके साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। उनसे इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनकर वो गुस्सा से ही भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी ना है जो घंटों उनसे बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात सही ही लगी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है, वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काला रंग का निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आई जा रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रही कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया,
रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। साहब ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे एक खा लो ठीक हो जाओगी, लेकिन ना जाने वो खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इसमें तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता आखिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बेड के करीब हुए, मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उससे पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सियों से बंधी हुई थी। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह रुमाल से बंधा था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वह मेरे ससुर के बारे में शक डालती थी। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ बात करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ बेहमी हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैं उसे अपने प्लान बताया तो उसने अपने 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे अपने मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे पानी जगह पर सुलाकर रात को किसी गैर मर्द से मिलना चाहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 2 बजे रात को आकर देख लेना। वही मेरे ससुर जी 2 बजे रात को आए और मुझे देखने के लिए बेड के पास जा रहे थे। तभी मैंने लाइट को ऑन कर दिया और मेरे ससुर जी मुझे पीछे देखकर घबरा गए, अपने कमरे में वापस जाने लगे। तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। उन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठ खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक ये हुआ कि उसी रात दीपक वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे, घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिए। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम दोनों बाल बच गए। मेरे ससुर ने दीपक को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिए कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर नहीं रखेंगे। वो घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरा पति कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।